1 तारीख को मूवी आ रही है, सब लोग देख के आएंगे सैम बहादुर। 1 तारीख को कौन सी मूवी रिलीज हो रही है? सैम बहादुर। विक्की कौशल की मूवी है सैम बहादुर। एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो सैम बहादुर नहीं देख के, वरना तुम्हारी भारत की नागरिकता समाप्त। हाँ, मैं टिकट करवा दूं, मतलब देश के लिए तुम 200 रुपए नहीं कर सकते। चलो, जो देश के लिए 200 रुपए नहीं कर सकता उनके लिए मैं दे दूंगा। आप कह देना कि सर देश के नाम पर हमारे पास 200 रुपए या जीते की 200-250 की जो भी टिकट है वो नहीं है, उनके मैं दे दूंगा। और जो देश के लिए 250 रुपए खर्च कर सकते हैं वो तो देख के आएंगे। हाँ? क्या 2 घंटे क्लास होगी यहीं पे? हाँ, अच्छा मूवी यहीं दिखा दे। कंजूसी की हद देखो भाई साहब, यहां सेना की बहादुरी की बातें बताई जा रही है, अगर सर यहीं दिखा दो। इस बोर्ड का और क्या काम है सर? कुछ तो इसका सही यूज लो सर। आप नहीं, सिनेमा हॉल में जाके देख के आओगे, ताकि जिसने भी मूवी बनाई उसको कॉन्फिडेंस आए आगे और हमारे सेना के अधिकारियों पर मूवी बने। मुझे बड़ा अजीब लगता है कि 47 के बाद जो वो बहादुर ऑफिसर जो विभिन्न युद्धों में हमारे देश की तरफ से लड़े थे उनको हम जानते नहीं है। सैम जैसे लोगों की कहां, सैम बहादुर या सैम मानेकशॉ हमारे भारत के थल सेनाध्यक्ष थे उन दिनों में जब हम 71 का युद्ध लड़ रहे थे। उनसे बेहतरीन कमांडर मतलब दुनिया के अच्छे अच्छे देशों में नहीं हुआ है, और हमारे बच्चे सैम के बारे में नहीं जानते। मुझे लगता है यार हिस्ट्री में फिर भी हम हमारे महानतम राजाओं को, हम पृथ्वीराज चौहान को, हम महाराणा प्रताप को, हम कुंभा संगा राज सिंह को, दुर्गादास राठौड़ को, राजा सूरजमल को हम पढ़ते हैं, जानते हैं। इनके बारे में हमारी किताबें कब पढ़ाएगी कि जनरल करियप्पा कौन थे? इनके बारे में कौन बताएगा? थिमैया के बारे में हम क्या जानते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि सगत सिंह कौन थे, या हम कैसे जानेंगे कि सैम बहादुर कौन थे? तो यदि किसी ने मूवी बनाने का साहस दिखाया है सैम बहादुर, तो देखी जानी चाहिए। बड़ा ताज्जुब होता है मुझे। मैं 2 मूवी बताता हूं, कभी देखना। एक मूवी आपने देखी होगी 1971, है ना, खूब सारे लोगों ने देखी होगी। 1971 का जो वॉर है, सैम मानेकशॉ वाली मूवी भी लगभग उसी पे होगी। 1971 के वॉर में हमारे कुछ सैनिक पाकिस्तान द्वारा पकड़ लिए गए। कुछ हमने पाकिस्तान के पकड़े थे 93,000। कितने पकड़े थे? 93,000। आज तक के दुनिया का इतिहास है किसी देश के इतने सैनिकों ने एक साथ घुटने नहीं टेके। ये रिकॉर्ड किसके पास है? पाकिस्तान के पास है कि उनके कितने हजार लोगों ने घुटने टेके एक साथ है। 93,000 लोगों ने एक साथ उठक बैठक लगाई कि हम काली गाय हैं, हम आइंदा से कोई गलती नहीं करेंगे, एक बार छोड़ दो हमें। हमने 93,000 को बाकायदा जेनेवा कन्वेंशन, जेनेवा की एक मीटिंग में निर्धारित किया गया कि यदि भी किसी सैनिक को पकड़ लिया जाता तो उसके साथ क्या बिहेव किया जाना चाहिए, उसके अनुसार उनको रखा और उनको यहां से वापस भेजा। उस युद्ध के दौरान हमारे कुछ सैनिक भी पाकिस्तान द्वारा पकड़ लिए गए थे, लेकिन पाकिस्तान ने उनको भेजा नहीं। वो सैनिक किस प्रकार से वहां से भागने की कोशिश करते हैं, इस पर एक मूवी बनी हुई है, और किस प्रकार उन सैनिकों को वहां बुरा बिहेव किया जाता है, इस पर एक मूवी है 1971। कौन सी मूवी है? डायरेक्टर शोले के जो रमेश सिप्पी थे, उनका बेटा पोता है, उनका पोता है शायद, उस पोते ने ये मूवी बनाई है। रमेश सिप्पी जिन्होंने शोले बनाई थी, उनके पोते ने। विडंबना देखिए आप इस देश की, एक बंदे ने 1971 के उन वॉरियर्स पर, वो जो प्रिजनर्स थे उन पर, वो जो ब्रेव हीरोज थे उन पर एक मूवी बनाई। भारत में उस मूवी को खरीदने वाला कोई नहीं था। 3 चीज होती है, एक होता प्रोड्यूसर जो उसमें पैसे लगाता है, एक होता डायरेक्टर जो मूवी बनाता है, एक होता डिस्ट्रीब्यूटर जो खरीदता है और आगे सिनेमा हॉल के अंदर देता है। वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिला कोई। क्यों नहीं मिला? क्योंकि किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर लगा देखेगा कौन भाई? डिस्ट्रीब्यूटर देखता है ना कि हीरो कौन है, तो शाहरुख खान, तो देखता शाहरुख खान के नाम पर मूवी चल जाएगी। या शाहरुख खान नहीं है तो इसके अंदर कोई गाने वाने अच्छे हैं क्या? गाने अच्छे हैं, इनके नाम पर चल जाए। किसी बड़ी हीरोइन ने कोई डांस किया, आइटम डांस किया है, चलो इसके नाम पर चल जाए। कुछ ना कुछ तो देखता, अगला भी रुपए निकालना चाहेगा, पर उसको लगा कि ना यार भारत की जनता वॉरियर्स पे तो कौन देखने आएगा, तो उसकी मूवी को कोई नहीं खरीदता है। कोई नहीं खरीदता तो उसकी मूवी रिलीज। उस मूवी में है आपके मनोज वाजपेयी, है ना, और खूब अच्छे अच्छे लोग हैं उसके अंदर, खूब बाकी अच्छे वाले भी है, जो खूब सारे अच्छे लोग हैं उसमें। मनोज वाजपेयी उसमें, मानव कौल है शायद उसके अंदर, अच्छे लोग हैं। कोरोना जब लगा तो कोई मनोज वाजपेयी का एक फैन मनोज वाजपेयी की मूवीज की लिस्ट चेक करके मनोज वाजपेयी की मूवी देखनी शुरू करता है कि यार मैं सारी मूवी देख दूंगा, कोरोना में फ्री बैठा हूं। उसको उसकी लिस्ट में एक मूवी मिली 1971, पर वो किसी भी जगह नहीं है, ना उसकी सीडी है, ना वो कोई नेटफ्लिक्स पे, ना कोई हॉटस्टार पे, कहीं उसको किसी भी पर नहीं मिली। तो उसने मनोज वाजपेयी को ट्वीट किया कि मैं इन दिनों तुम्हारी मूवी देख रहा हूं, पर तुम्हारी इस लिस्ट में एक मूवी है 1971, पर ये मूवी ओरिजिनली तो कहीं मिली नहीं रही। मनोज वाजपेयी ने केवल उस ट्वीट में उस मूवी का जो डायरेक्टर था उसको टैग कर दिया कि भाई इससे पूछो
मुझे नहीं पता बनाने वाला और जो प्रोड्यूसर था इससे पूछो। प्रोड्यूसर ने वो मूवी यूट्यूब पे डाल दी। वो यूट्यूब पर भारतीय मूवियों में सबसे अधिक देखी जाने वाली है। इतनी प्यारी, इतनी शानदार मूवी, आपको पता नहीं कितनी जगह पे आंसू आएंगे, पता नहीं कितनी जगह आपका यूं दिल पसीजेगा कि यार क्या हीरो थे हमारे वो लोग और हम उनके बारे में जानते नहीं। एक और बेहतरीन मूवी, वो भी मनोज वाजपेयी की, चिटगोंग। चिटगोंग तो देखा जाना चाहिए। मैं बड़ा यूं जीव रोता है कई बार कि 1930 में बंगाल का एक शहर है, उस शहर का नाम है चिटगोंग। क्या नाम है? जिसको आजकल बोलते हैं चटगांव, बांग्लादेश में इसको चटगांव बोलते हैं। चिटगोंग नाम का एक शहर है। उस चिटगोंग नाम के शहर में एक टीचर है, उसका नाम है मास्टर सूर्य सेन। क्या नाम है? तुम्हारे जैसे बच्चों को लेके, आपकी उम्र तो फिर भी बड़ी है, 8वीं तक की स्कूल का टीचर है वो, और उन बच्चों को लेके वो आर्मी बना लेता है। वो अंग्रेजों का राज चिटगोंग में खत्म कर देते हैं। चिटगोंग में 1930 के अंदर वो इंडियन गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करते हैं। मास्टर सूर्य सेन उसके राष्ट्रपति बनते हैं। चटगांव के अंदर भारतीय झंडा लहरा दिया जाता है। चटगांव के अंदर पूरी तरीके से अंग्रेज समाप्त कर दिए जाते हैं। टेलीफोन के तार, रेलवे की जो पटरियां, जो भी टेलीफोन की तारें सब काट दी गई। बाहर की दुनिया से चटगांव का कोई कांटेक्ट नहीं। चटगांव स्वतंत्र है, चटगांव आजाद है। मास्टर सूर्य सेन बच्चों को लेकर ये कर देते हैं। कुछ गांव के लोग, कुछ बच्चे। काफी दिनों बाद में जाके अंग्रेज चटगांव पर दोबारा कब्जा करते हैं। मास्टर सूर्य सेन गिरफ्तार किए जाते हैं। मास्टर सूर्य सेन को फांसी लगा दी जाती है। उसमें एक लड़की होती है प्रीतिलता वाडेकर, जो कि अंग्रेजों के साथ उसी में एक एनकाउंटर के अंदर रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मार रही थी, वहां पर हमला कर रही थी, तब उसमें लड़ते हुए मारे गए थे। एक और लड़की थी उसमें, कल्पना दत्त, जो बाद में सूर्य सेन के साथ पकड़ ली गई, उसको सजा हुई, बाद में उसको छोड़ दी गई। उसने पीसी जोशी से शादी कर ली थी, इसलिए उसका नाम कल्पना जोशी था। वो हमारे राज्यसभा की ऑनरेबल मेंबर रही थी। दुख की बात देखिए, हम कल्पना जोशी के बारे में कुछ नहीं जानते, जबकि आजादी के बाद भी जिंदा रही है। जबकि हमारी उस चिटगांव आर्मरी रेड की मुख्य सैनिक थी वो कल्पना दत्त। हमारा देश कई मामलों में बड़ा विरोधाभासों से भरा हुआ देश है, जो अपने हीरोज को कभी ढंग से पहचान ही नहीं पाया। चिटगांव भी यूट्यूब पे डालनी पड़ी। चिटगांव को खरीदने वाला भी कोई नहीं था। और इस कैसे कहा जा सकता है कि उसने गलत किया? क्योंकि मैं जब नाम भी लेता हूं किसी में चिटगांव, तो बच्चे जानते भी नहीं चिटगांव क्या है। सही बात है, यदि चिटगांव जैसी मूवी बना के डाल दी जाए, देखने कौन जाए? और जो कि दोनों इतनी, ये तो कहता है कई बार क्या होता है, किसी हिस्टोरिकल सब्जेक्ट पे मूवी बनाते हैं और उसको इतना कचरा कर देते हैं कि अपना जीव भी नहीं करता। कि देखिए मोहनजोदड़ो, दाहब के फर्जी मूवी है वो, है ना? क्यों बना ली उन्होंने, कैसे? मतलब छठी क्लास की एनसीईआरटी पढ़े ना तो डंकी बना दे, उससे अच्छा फर्जीवाड़ा क्या हुआ। इतना ही भयंकर फर्जीवाड़ा बाजीराव मस्तानी। अरे बाजीराव नाच रहा है उसमें खाली। मतलब मैं कहता हूं, मैं जब हिस्ट्री का स्टूडेंट बन के सर के पास पढ़ रहा था, उन दिनों जब बाजीराव पढ़ाया जाता, बाजीराव मेरा फेवरेट कैरेक्टर। और मुझे लगता है यार क्या बंदा था जिसने सपना देखा कभी कि अटक से कटक तक भारत एक होगा। पाकिस्तान में सिंधु की उस सहायक नदी अटक से लेके उड़ीसा के उस कटक तक भारत का झंडा होगा, यहां तक हमारा है। और वो जीत गया, इस प्रदेश को जीता है। क्या आतंक रहा होगा उस बाजीराव का कि दिल्ली में बैठे हुए मोहम्मद शाह रंगीला ने, मुगल बादशाह जो है, जो दिल्ली का मुगल बादशाह है, उसने कहा एक दिन कि इस बाजीराव के बारे में क्या जानकारियां। और वहां कोई एक नवाब साहब बैठे थे, उन्होंने कहा अरे बाजीराव फर्जी आदमी, क्या है अपने आगे कुछ थोड़ी, अपने बादशाह है, मैं आपका सेनापति हूं और अपने सामने बाजीराव कुछ ही नहीं है। यह समाचार बाजीराव को पुणे में पता चलता कि कल दिल्ली में बात हुई है मेरी, और मेरी बात में मुझे फर्जी बताया गया है। अगले दिन बाजीराव महज 500 सैनिकों के साथ पुणे से दिल्ली की तरफ रवाना होता है। केवल कितने सैनिक? मुगल बादशाह की राजधानी आ रहा, वो केवल 500 सैनिक लेके। मुगल बादशाह को जब समाचार मिला कि बाजीराव दिल्ली की तरफ आ रहा है, मुगल बादशाह दिल्ली छोड़कर भाग गया। 3 दिन तक मुगल बादशाह की औकात नहीं हुई कि दिल्ली वापस आए। बाजीराव ने कुछ ही नहीं किया, दिल्ली के बाहर बैठा, 3 दिन तक शिकार किया, फिर वापस चला गया। वो केवल औकात बताने आया था कि मैं चीज क्या हूं। वो बाजीराव है। वो बाजीराव है जिसकी मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा कि मैं उसकी शक्ल देखना चाहता हूं, तो इसलिए मुझे उसकी पेंटिंग बना के दिखाई जाए। एक पेंटर ने उसकी पेंटिंग बनाई, जिस पेंटिंग में एक सीन है कि पीछे युद्ध का माहौल है, सूर्य भगवान ढल रहे हैं और ऐसे लग रहा है जैसे शाम हो गई, इसलिए युद्ध समाप्त हो गया। घायल पड़े हैं, कुछ सैनिक अपने हथियार उठा के जा रहे हैं। ये तो बैकग्राउंड है। मेन पोज के अंदर एक घोड़े पर बाजीराव खुद बैठा हुआ है। घोड़े की जो रस्सी है उसने अपने दोनों पैरों के बीच में ले रखी है, और एक हाथ के अंदर उसके कुछ गेहूं के दाने हैं और दूसरे हाथ में लेके उनको मसल रहा है। संदेश यह है, मैसेज यह है पेंटिंग का कि युद्ध में बाजीराव ने भाग लिया है, पूरे दिन युद्ध लड़ा, उसको खाना खाने का भी टाइम नहीं मिला। अब शाम को जाते समय उसको थकान महसूस हुई कि यार थक गए अपने तो पूरे दिन लड़ने के बाद। तब उसे याद आया मैंने तो खाना ही नहीं खाया था, इसलिए थका हुआ, इसलिए उसने अपने वो गेहूं के दाने जो सैनिक अपने साथ रखता है कि बीच में इमरजेंसी में खाएंगे, वो उसने अपने हाथ पे लिए। क्योंकि उसमें जान ही नहीं बची है, उसने अपने दोनों पैरों के बीच में वो अपनी दबा रखी है और आराम से यूं जा रहा है।
कहते हैं मोहम्मद शाह रंगीला को जब उसकी पेंटिंग दिखाई गई तो मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा दूर लो, मुझे उसकी पेंटिंग से भी डर लगता है। ये बाजीराव है, उस बाजीराव से डांस करवाया बापड़े से, बाजीराव नाच रहा उसमें, काशी भाई काशी भाई। उस मूवी में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने जितनी वाहियात एक्टिंग की है, इस वजह से इन दोनों को उल्टा लटकाया लिया जाना चाहिए। उस मूवी में एक ही एक्टिंग अच्छी है, प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा अपने चरम पे उसमें, उसकी यूं आंखों से वो बोलती है तब लगता है कि पेशवा की पत्नी ऐसी होती है, वो पेशवन बाई लगती है। उस मूवी का नाम बाजीराव मस्तानी होना ही नहीं चाहिए, उस मूवी का नाम होना चाहिए काशी बाई। और उसका जो बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड है वो किसको दिया जाना चाहिए? प्रियंका चोपड़ा की 2 मूवी में एक्टिंग देखी आप, एक तो वो, एक बर्फी। शुरुआत के 10 मिनट तक आपको ये नहीं पता चलता कि प्रियंका चोपड़ा या वास्तव में कोई लड़की उठा के लाए जो इस प्रकार का भाई कम बुद्धि की लड़की है, उस प्रकार की कोई लड़की है। या तो प्रियंका चोपड़ा की उस मूवी में एक्टिंग में 10 मिनट तक पता नहीं चलता, या तनु वेट्स मनु में कंगना रनौत का डबल रोल, जिसमें वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की हरियाणा वाली लड़की बनती है, तब सच में लगता है कि हरियाणा की लड़की है। 5-7 मिनट बाद आपको लगता है कि ना ये तो यही है, और इस डबल रोल के अंदर है। तो हिस्टोरिकल मूवी बहुत फर्जी फर्जी बनाते हैं अपने बॉलीवुड वाले, लेकिन ये 2 देखी जानी चाहिए, चिटगोंग और 1971। आप 1971 देखोगे तो उस समय की और बातें आपके दिमाग में आएगी, तब आपको और पता चलेगा उस 1971 का जो महानतम युद्ध है उसको जीतने वाले जो हमारे थल सेना अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? सैम मानेकशॉ। क्या नाम था? क्या नाम था? उन सैम पर मूवी बन रही है, सैम बहादुर। कौन सी मूवी है? जो कितनी तारीख को आ रही है? अपने नजदीकी सिनेमा घरों में 1 तारीख को। आप क्या देखने जाएंगे? कौन सी मूवी देखने जाओगे? सैम बहादुर। किस पे बनी हुई है? सैम कौन सा युद्ध जीते हैं अपने थल सेना अध्यक्ष के रूप में? 1970। उससे बड़ा युद्ध क्या होगा हमारे देश की इतिहास में? तो पक्के देख के आओगे सारे के सारे? चलो है, क्लास की छुट्टी कर दूंगा मैं तुम्हारे, तुम देख के तो है ना। तुम अरे एक दिन छोड़ देना क्लास, फिर क्या है देश की भावना है, आगे उन्हें 200 रुपए बच जाए, फिर आप सोचते हो फीस दी है क्लास तो कैसे मिस कर सकता हूं मैं। हे भगवान है सन। हाँ, मैं 1 तारीख को नहीं, देखो 2 को देखना, 3 को देखना, जब भी आपको टाइम मिले, नाइट शो देखना, दिन का देखना, जब आप देखना चाहो। कुल मिला के वो मूवी देखी जानी चाहिए ताकि प्रोड्यूसर के पास में रुपए पहुंचे, अगली बार कोई करियप्पा की मूवी बनाए, अगली बार को आपने थिमैया का तो नाम नहीं सुना होगा यार, कि थिमैया, जनरल थिमैया क्या चीज वे थे हमारे, आपने नाम नहीं सुना होगा। करियप्पा क्या थे? हमारे भारत के पहले जो थल सेना अध्यक्ष बने हैं वो करियप्पा है सर। करियप्पा हमारे पहले थल सेना अध्यक्ष थे। करियप्पा सर का बेटा 1971 की वॉर में पाकिस्तान वालों द्वारा पकड़ लिया गया, एयरफोर्स में था और वो पकड़ लिया गया। करियप्पा सर आजादी से पहले भारत के कमांडर थे, बहुत बड़े। तब पाकिस्तान वाले सैनिक भी इंडिया में माने जाते। इंग्लिश आर्मी हुआ करती, अंग्रेजों की आर्मी थी, इंडियन आर्मी, उसमें पाकिस्तान वाले सैनिक भी थे, इंडियन सैनिक भी थे। जो मुस्लिम सैनिक थे वो पाकिस्तान चले गए, बाकी वाले कहां रह गए? इंडिया रह गए। अब वो जो पाकिस्तान वाले जो सैनिक उधर गए थे उनमें कई आगे कमांडर बन गए। तो 71 वालों में वो कमांडर है जो पहले इंडिया में रह चुके थे, अब कहां पर रहते हैं? पाकिस्तान। उनको पता चला ये जो हमने पकड़े इनके अंदर एक करियप्पा सर का बेटा है। तो उन्होंने कहा अरे यार करियप्पा सर तो मेरे सीनियर थे और यार तुम उनके बेटे हो। तो उन्होंने करियप्पा सर को आता वहां से फोन लगाया और कहा सर करियप्पा सॉरी, हमें नहीं पता था आपका बेटा हमने पकड़ लिया और हम इसको भेज रहे हैं, वापस भेज रहे हैं। करियप्पा सर का बयान है कि सबको भेज रहे हो, इसको अकेले को भेज रहे हो। तो उनके इसको अकेले को, बाकी को नहीं भेजेंगे, रख लो, मार दो। बोले अकेले नहीं, या तो सबको भेजा जाए या सबको मारते इसको भी मार दिया जाए। अरे सर आपका बेटा हम छोड़ना चाहते हैं। नहीं, भारत का बेटा है, मैंने जिस दिन फौज में भेजा था उस दिन देख लिया। ऐसे बहादुर लोगों के बारे में हम नहीं जानते कि करियप्पा क्या चीज थी। और मानेकशॉ के बारे में तो आप जब मूवी देखोगे, आप मानेकशॉ के बारे में तो ढूंढ ढूंढ के पढ़ा जाना चाहिए कि कितना गजब इंटेलिजेंट आदमी था। कि जून के आसपास में इंदिरा गांधी बुलाते हैं उनको और इंदिरा गांधी बुला के कहते हैं कि आपको पाकिस्तान पर हमला करना है और बांग्लादेश को आजाद करवाना है। वो बंदा उस दिन कहता है कि नहीं, हम जून के महीने, मार्च के आसपास ही कह देती है शायद इंदिरा गांधी, हम अभी जो है वो गर्मियों के दिन चल रहे हैं, गर्मियों के सीजन के अंदर हम पाकिस्तान पर हमला नहीं करें। क्यों नहीं करोगे? तो कहा अभी यदि हमला किया तो चाइना पाकिस्तान के पक्ष में आएगा और चाइना पाकिस्तान के पक्ष में आएगा तो हमें 3-4 फ्रंट पे लड़ना पड़ेगा। हम पंजाब वाले बॉर्डर पे पाकिस्तान से लड़ेंगे, हम जैसलमेर बॉर्डर पे पाकिस्तान से लड़ेंगे, हम बंगाल बॉर्डर पे पाकिस्तान से लड़ेंगे, हम अरुणाचल बॉर्डर पे चाइना से लड़ेंगे, हम कश्मीर बॉर्डर पे चाइना से लड़ेंगे। इतने फ्रंट एक साथ खुल जाएंगे, पार नहीं पड़ेगी अपनी। तो जनरल हमें क्या करना चाहिए? हम दिसंबर में लड़ेंगे। दिसंबर में क्या होता है कि सर्दी में क्या है, हिमालय पूरा बर्फ में भीग जाएगा, चाइना की तरफ से सारे रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे। हिमालय यूं ही रक्षा थोड़ी करता है, छोटी क्लासों से यूं ही थोड़ी पढ़ा था, वो मस्तक है हिमालय हमारा, वो मस्तक हमारी रक्षा करता है उस साइड से। तो यदि तुम दिसंबर में अटैक करोगे तो तुम पक्का पाकिस्तान पे कब्जा कर लोगे, बांग्लादेश आजाद करो। उसने कहा मैडम 15 दिन।
16वां दिन नहीं लगने देंगे हम। 3 दिसंबर को हम युद्ध शुरू करते हैं, 16 दिसंबर को हम जीत गए थे। महज 13 दिन 93,000 सैनिक घुटने टेक के हमारे सामने बैठे हुए थे। वो सेम है। उस सेम के बारे में जाना जाना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए, खोद खोद के पढ़ा जाना चाहिए। मतलब मूवी क्यों, उस पर किताबें 10 पढ़ी जानी चाहिए, आगे बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए, पीढ़ियों को बताई जानी चाहिए। जब हम ऐसे बहादुर लोगों के बारे में बताएंगे नहीं तो लोग जानेंगे कैसे? इसलिए देख के आओगे, जब भी टाइम मिले देख के